नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रधानमंत्री के बयान पर संजय राउत का पलटवार। कहा पीएम मोदी जो कहते हैं वो करते नहीं। खबर में आगे जिक्र होगा कि केजरीवाल के बाद अब सीएम आतिशी ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखा पत्र, केंद्र पर लगाए गंभीर आरोप। खबर में आगे जिक्र होगा कि दिल्ली वालों का हक मारकर रोहिंग्या को दे रही केंद्र सरकार, सीएम आतिशी ने गृह मंत्री को लिखा पत्र। इसी के साथ आगे बताएंगे कि राहुल गांधी ने लोकसभा में उठाया बेटिया प्रकरण, योगी सरकार को घेरा। और आगे जिक्र होगा कि सरकार बनी तो महिलाओं को देंगे 2500 रुपए, माई बहन मान योजना करेंगे शुरुआत। बिहार में नेता ने कर दिया बड़ा दावा। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। पीएम मोदी जो कहते हैं वो करते नहीं। भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रधानमंत्री के बयान पर राउत का पलटवार। जी हां दोस्तों, शिवसेना यूडी नेता संजय राउत ने रविवार को लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण पर तीखी प्रतिक्रिया दी। पीएम मोदी ने अपने भाषण में भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पर जोर दिया था। संजय राउत ने भाजपा के भीतर एकनाथ शिंदे और अजित पवार जैसे भ्रष्ट नेताओं का हवाला देते हुए पीएम मोदी की ईमानदारी पर सवाल उठाया। उन्होंने पीएम मोदी के साथ उद्योगपति गौतम अडानी के संबंधों को लेकर भी आलोचना की। शिवसेना नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री जो कहते हैं उसे कभी नहीं करते। पत्रकारों से बात करते हुए शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा कि अपने 56 इंच के सीने से पूछिए कि मेरे आसपास कितने भ्रष्ट लोग हैं, उन्हें खुद से ये पूछना चाहिए। आप अडानी को बर्दाश्त करते हैं और वो भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। पीएम मोदी जो कहते हैं उसे वो कभी नहीं करते। संजय राउत ने महाराष्ट्र दोनों उप मुख्यमंत्रियों एकनाथ शिंदे और अजित पवार को भ्रष्ट बताया। उन्होंने पीएम मोदी से गठबंधन महायुति से राकांपा प्रमुख अजित पवार को हटाने की मांग की। शिवसेना यूबीटी नेता ने कहा कि उन्हें अजित पवार को गठबंधन से निकाल देना चाहिए। उन्होंने काफी महान उपस्थिति में शपथ ली। एकनाथ शिंदे भ्रष्टाचारी नेता में से एक हैं। उनके साथ आए अन्य 10-12 लोगों पर केंद्रीय जांच ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय ने छापा मारा। क्या आप उन्हें किनारे करने का साहस कर सकते हैं? रुक करते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। केजरीवाल के बाद अब सीएम आतिशी ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखा पत्र, केंद्र पर लगाए गंभीर आरोप। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। पत्र में दिल्ली में रोहिंग्या लोगों को बसाने का मुद्दा उठाया गया है। सीएम आतिशी ने केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी के ट्वीट पर भी सवाल उठाए हैं। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने 2022 में स्वीकारा कि रोहिंग्या को केंद्र सरकार ने बसाया है। सीएम आतिशी ने पत्र में कहा कि केंद्र सरकार दिल्ली वालों का हक मारकर रोहिंग्या को दे रही है। क्या केंद्र सरकार इंडो बांग्लादेश बॉर्डर की सुरक्षा करने में नाकाम रही है? बता दें, इससे पहले दिल्ली में कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा था। केजरीवाल ने कानून व्यवस्था पर चर्चा के लिए अमित शाह से मिलने का समय मांगा है। पत्र में केजरीवाल ने दिल्ली की सुरक्षा को लेकर चिंता भी जाहिर की थी। केजरीवाल ने पत्र में लिखा था कि दिल्ली की कानून व्यवस्था केंद्र सरकार के अधीन है। दिल्ली को अब अपराध की राजधानी के नाम से जाना जा रहा है। भारत के 19 मेट्रो शहरों में दिल्ली महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध में नंबर 1 पर, साथ ही हत्या के मामले में दिल्ली नंबर 1 पर है। केजरीवाल ने लिखा था कि दिल्ली में जबरन वसूली वाले गैंग सक्रिय हुए, एयरपोर्ट और स्कूल को धमकी मिल रही है, ड्रग्स से जुड़े अपराधों में बढ़ोतरी हुई है। मैं पूरी दिल्ली में लोगों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हूँ। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दिल्ली वालों का हक मारकर रोहिंग्या को दे रही केंद्र सरकार, सीएम आतिशी ने गृह मंत्री को लिखा पत्र। जी हां दोस्तों, दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। पत्र में सीएम ने दिल्ली में रोहिंग्याओं को बसाने का मुद्दा उठाया। आतिशी ने केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी के ट्वीट पर सवाल उठाया। इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में कानून और व्यवस्था को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा था। सीएम आतिशी ने अपने पत्र में लिखा कि केंद्र सरकार ने दिल्ली में रोहिंग्या को बसाया। केंद्र सरकार दिल्ली वालों का हक मारकर रोहिंग्या को दे रही है। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने 2022 में स्वीकारा कि रोहिंग्या को केंद्र सरकार ने बसाया। क्या केंद्र सरकार इंडो बांग्लादेश बॉर्डर की सुरक्षा करने में नाकाम रही? रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी ने लोकसभा में उठाया बेटिया प्रकरण, योगी सरकार को घेरा। हाथरस कांड से जुड़ी बड़ी खबर। जी हां दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने 14 दिसंबर को बहुचर्चित चंदपा की बिटिया प्रकरण को लोकसभा में उठाया और यूपी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि यूपी में संविधान नहीं, मनुस्मृति लागू हो रही है। परिवार ने मुझसे कहा कि यूपी सरकार ने हमसे वादा किया था कि हम आपको रहने को किसी और जगह जमीन देंगे। 4 साल हो गए हैं, ये वादा पूरा नहीं किया। यदि यूपी सरकार परिवार को नई जगह नहीं बसाएगी तो इंडिया गठबंधन ये कार्य करेगा। दोस्तों, सितंबर 2020 में चंदपा क्षेत्र के गांव में बिटिया के साथ दरिंदगी और उसकी मौत का मामला सुर्खियों में है। दोस्तों, रुक करते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सरकार बनी तो
महिलाओं को देंगे 2500 रुपये, माई बहन मान योजना करेंगे शुरू, बिहार में नेता ने किया दावा। जी हाँ दोस्तों, बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान किया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम करोड़ों माताएं और बहनों के लिए माई बहन मान योजना शुरू करेंगे और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को 2500 रुपये देंगे। आरजेडी नेता ने आगे कहा कि हमारी सरकार बनते ही 1 महीने में इस योजना की शुरुआत करेंगे। हम हर माता बहनों से कहेंगे कि हमें आशीर्वाद दें। अब आपकी सारी परेशानी तेजस्वी यादव की परेशानी होगी। बता दें कि तेजस्वी यादव की घोषणा विभिन्न राज्यों में शुरू की जा रही चुनाव पूर्व कल्याणकारी योजनाओं की लहर के अनुरूप है। केंद्रीय वित्त मंत्री चिराग पासवान ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव द्वारा माई बहन मान योजना की घोषणा पर कहा, अब तक किसकी सरकार थी? 90 के दशक को याद कीजिए। इनके ही परिवार का सदस्य मुख्यमंत्री था। उस समय इन्हें ना माई याद आई ना बहन। उस समय इन्हें सिर्फ अपना MY समीकरण याद आया, जिसमें ये लोग जाति धर्म के नाम पर लोगों को बांटते थे। ये लोग आज जिस माई बहन की बात कर रहे हैं उसी को गाली देते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। इन 3 गलतियों की वजह से MLC उपचुनाव हारे अभिषेक झा CM नीतीश के हैं खासम खास। यह दोस्तों आपको बता दें कि विधान परिषद के तिरहुत स्नातक क्षेत्र के उपचुनाव के विपरीत परिणाम से ये साफ हो गया है कि डबल इंजन की सरकार को अब विधानसभा चुनाव के लिए नया समीकरण गढ़ना होगा। सत्ता पक्ष के उम्मीदवार के चौथे पायदान पर पहुंचने की पटकथा नियोजित शिक्षकों एवं स्वास्थ्य विभाग के नर्सिंग कर्मियों ने लिखी। दोनों श्रेणी के सरकारी कर्मियों की गोलबंदी के साथ ही राजग के स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा भी जेडीयू प्रत्याशी अभिषेक झा को महंगी पड़ी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पीएम मोदी ने लोकसभा में गांधी परिवार पर साधा निशाना। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने किया पलटवार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पलटवार किया। पीएम मोदी पर जवाहरलाल नेहरू को बदनाम करने का आरोप लगाया। बता दें कि प्रधानमंत्री ने शनिवार को आरोप लगाया कि कांग्रेस ने सत्ता के लालच में संविधान को बार बार लहूलुहान किया, जबकि 2014 में आई उनकी सरकार की नीतियों और फैसलों का उद्देश्य संविधान की दृष्टि के अनुरूप भारत की ताकत और एकता को बढ़ावा देना है। जयराम रमेश ने कहा कि अगर नेहरू जी नहीं होते तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या होता। उन्होंने झूठ पर झूठ बोला। उन्होंने आगे कहा कि नेहरू जी ने 1951 में किए गए पहले संशोधन के बारे में बहुत बात की। इस संशोधन के होने के 3 कारण थे। एक, विभाजन के बाद भयंकर सांप्रदायिक प्रचार था। दूसरा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण प्रावधानों का अदालत ने रद्द कर दिया था। और तीसरा, जमींदारी प्रथा को खत्म करने के लिए बनाए गए अधिनियमों को उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था। इससे निपटने के लिए पहला संशोधन आया। पीएम मोदी ने लोकसभा में आपातकाल का जिक्र किया था। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जब देश संविधान 25 वर्ष पूरे कर रहा था तब हमारे देश में संविधान को नोच दिया गया, देश में आपातकालीन लाया गया और प्रेस की स्वतंत्रता को खत्म कर दिया गया। कांग्रेस के माथे पर यह पाप कभी नहीं धुलेगा। इस पर कांग्रेस महासचिव ने कहा कि वो आपातकाल की बात करते हैं, क्या अब अघोषित आपातकाल नहीं है? जयराम रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी अपनी विफलताओं पर पूरी तरह से चुप्पी साधे रहते हैं। उन्होंने कहा कि अडानी के मुद्दे पर चुप, किसानों के मुद्दे पर चुप, अलग अलग राज्यों में फैलाए जा रहे सांप्रदायिक तनावों पर चुप, चीन को दी गई क्लीन चिट, आपने उस बारे में कुछ नहीं कहा। बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका के साथ हमारे रिश्ते कैसे होने चाहिए, इस बारे में कुछ नहीं कहा। केवल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, आप कब तक इसे जारी रखेंगे? आपको आज के बारे में बात करनी चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। प्रधानमंत्री ने बोर कर दिया, उनके नेताओं को ही आ रही थी नींद। पीएम के भाषण पर प्रियंका गांधी का रिएक्शन। जहां दोस्तों आपको बता दें कि पीएम के भाषण को लेकर हाल ही में लोकसभा पहुंची कांग्रेस से नई सांसद और गांधी परिवार की सदस्य प्रियंका गांधी का रिएक्शन आया है। उन्होंने पीएम मोदी के भाषण को बोरिंग बताया और उन्होंने आगे कहा कि ऐसा लगा मैं अपने स्कूल के दिनों में हूँ जहाँ आज मैथ्स का डबल पीरियड लग गया हो। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अल्लू अर्जुन के खिलाफ कार्रवाई पर गरमाई सियासत। कांग्रेस ने कहा कानून कर रहा है अपना काम। जी हाँ दोस्तों, तेलुगु अभिनेता अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी पर तेलंगाना में राजनीतिक विवाद गहराता जा रहा है। विपक्षी पार्टियों ने इस घटना के लिए रेवंत रेड्डी के नेतृत्व वाली सरकार की आलोचना की है, जबकि कांग्रेस ने अल्लू अर्जुन पर की गई कार्रवाई के लिए सरकार के बचाव किया है। शनिवार को तेलंगाना कांग्रेस अध्यक्ष बी महेश कुमार गौड़ ने कहा कि इस मामले में कानून अपना काम कर रही है और उनकी पार्टी को किसी भी फिल्म
हीरो से कोई समस्या नहीं है। गौड़ ने पीटीआई से कहा कि अर्जुन के खिलाफ दर्ज मामले कानून के दायरे में हैं और अदालत ने उन्हें जमानत दी है। बी महेश कुमार गौड़ ने यह भी कहा कि आंध्र प्रदेश के विभाजन से पहले कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों ने चेन्नई से हैदराबाद में तेलुगु फिल्म उद्योग को ट्रांसफर कराने में अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने साफ किया कि कांग्रेस को किसी भी सिनेमा हीरो से नफरत नहीं है बल्कि केवल प्रेम है। तेलंगाना कांग्रेस अध्यक्ष ने भाजपा नेताओं पर भी निशाना साधा। उन्होंने अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी के लिए कांग्रेस सरकार की आलोचना की। पुष्पा 2 की प्रीमियर शो के दौरान मची भगदड़ में एक महिला की मौत पर भाजपा ने राज्य और स्थानीय प्रशासन की व्यवस्थाओं को जिम्मेदार ठहराया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस का कला इंडस्ट्री के प्रति कोई सम्मान नहीं है और अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी इसका एक प्रमाण है। आंध्र प्रदेश के विपक्षी नेता और वाईएसआरसीपी प्रमुख वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने भी अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी की निंदा की। रेड्डी ने कहा कि अर्जुन को भगदड़ के लिए दोषी ठहराना, उन पर आपराधिक आरोप लगाना या गिरफ्तार करना ना तो उचित है ना ही स्वीकार्य है। उन्होंने आगे कहा कि अभिनेता ने त्रासदी पर दुख व्यक्त किया और पीड़ित परिवार को समर्थन देने का जिम्मा उठाया। रुख करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लोकसभा में पीछे हटी मोदी सरकार, पेश नहीं होगा वन नेशन वन इलेक्शन बिल। बेहद बड़ी खबर। जी हाँ दोस्तों, संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान वक्फ बिल के अलावा अगर किसी बिल की सबसे ज्यादा चर्चा हुई तो वन नेशन वन इलेक्शन बिल है। कुछ दिन पहले मोदी कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन को मंजूरी दी थी। खबरें सामने आ रही थी कि सोमवार को यह बिल लोकसभा में पेश होगा, हालांकि अब इसे पोस्टपोन कर दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सोमवार को संसद की कार्यसूची में बदलाव हुआ है और इसमें वन नेशन वन इलेक्शन बिल का जिक्र मौजूद नहीं है। बता दें कि संसद के कार्यकाल को खत्म होने में सिर्फ 5 दिन ही बचे हैं और सोमवार को शुरू होने वाली हफ्ता संसद का चौथा और आखिरी हफ्ता होगा। ऐसे में सभी की नजरें वन नेशन वन इलेक्शन पर टिकी हुई हैं। क्या मोदी सरकार इसे शीतकालीन सत्र में पेश कर पाएगी या नहीं? रुख करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। किसानों के समर्थन में खानौरी बॉर्डर पहुंची कांग्रेस नेता विनेश फोगाट, केंद्र सरकार पर बोल दिया हमला। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता विनेश फोगाट रविवार को किसानों के आंदोलन को समर्थन देने के लिए खानौरी बॉर्डर पहुंची। उन्होंने किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के अनशन को साहसिक कदम बताते हुए कहा कि वो दूसरों के अधिकारों के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। विनेश फोगाट ने पंजाब, हरियाणा और पूरे देश की जनता से इस आंदोलन में शामिल होने की अपील की। उन्होंने कहा कि देश में इस समय आपातकाल जैसी स्थिति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत बड़े बड़े भाषण देते हैं। कल भी उन्होंने संसद में लंबा भाषण दिया, लेकिन अब केवल भाषणों से काम नहीं चलेगा, सरकार को ठोस कदम उठाने होंगे। विनेश फोगाट ने कहा कि यह आंदोलन सिर्फ किसानों का नहीं बल्कि पूरे देश के हित का है। उन्होंने कहा कि हमें यह दिखाना होगा कि हम सब एकजुट हैं। किसानों के मुद्दे पर पूरे देश को साथ आना होगा। इस दौरान किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी भी उनके साथ मौजूद रहे। चढ़ूनी ने सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाया और कहा कि उनकी मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सब पार्टी ठीक रहेगी लेकिन जेडीयू गड़बड़ा जाएगा, नीतीश कुमार के करीबी नेता ने कह दी ऐसी बात। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष सांसद संजय कुमार झा ने कहा कि लोकसभा चुनाव में ये कहा जा रहा था कि और सब पार्टी ठीक रहेगी लेकिन जेडीयू गड़बड़ा जाएगा। जेडीयू का क्या प्रदर्शन रहा आप सभी लोगों ने देख लिया। झा ने कहा कि आज दिल्ली में सरकार चल रही है, उसमें बिहार का बहुत बड़ा योगदान है। निर्मला सीतारमण यहाँ आई थी, दरभंगा व मधुबनी में हजारों करोड़ रुपए का ऋण बांटी थी। जब वो बजट पढ़ रही थी तो विपक्ष के लोगों ने कहा कि ये बिहार का बजट है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल विस्तार से पहले शिवसेना में नाराजगी, डिप्टी लीडर नरेंद्र भांडेकर ने दिया इस्तीफा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि शिवसेना के विदर्भ समन्वयक और उपनेता नरेंद्र भांडेकर ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने इस संबंध में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें उन्होंने इस्तीफे की जानकारी दी। भांडेकर महाराष्ट्र विधानसभा में भंडारा से विधायक के रूप में चुने गए थे। भांडेकर के इस्तीफा देने के पीछे मुख्य कारण उन्हें नए कैबिनेट में शामिल न किए जाना माना जा रहा है। भांडेकर पिछले कुछ समय से इस मामले को लेकर नाराज चल रहे थे और उन्होंने अपनी नाराजगी को कई बार सार्वजनिक तौर पर जाहिर किया था। उनका मानना था कि उनकी मेहनत और समर्पण को उचित मान्यता नहीं दी गई है और वो उस उपेक्षा से आहत हुए हैं। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र में
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की कैबिनेट का विस्तार हो रहा है, जिसमें शिवसेना को 13 मंत्री पद दिया गया है। इनमें कई विधायक मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। इससे पहले भोंडेकर के इस्तीफे को लेकर कहा जा रहा है कि वो भी मंत्री बनाना चाहते थे। कैबिनेट विस्तार को लेकर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे नागपुर में हैं। इस बीच पार्टी के भीतर इस इस्तीफा पार्टी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 16 दिसंबर को ट्रैक्टर मार्च, 18 को रेल रोको अभियान, प्रदर्शनकारी किसानों का नया प्लान रेडी। जी हाँ दोस्तों, शंभू बॉर्डर से 3 बार दिल्ली कूच विफल होने के बाद अब किसान नेताओं ने नई रणनीति बनाई है। किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने संवाददाताओं से कहा कि अब 16 दिसंबर को उनका ट्रैक्टर मार्च होगा। इस दौरान पंजाब को छोड़कर पूरे देश में ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। 18 दिसंबर को दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक रेल पूरी तरह रोकने की चेतावनी दी है। उन्होंने बताया कि अगला जत्था जब भी दिल्ली के लिए कूच करेगा उसमें हरियाणा के किसान और महिलाएं भी होंगी। पंधेर ने कहा कि हम सभी तबकों को अपील करते हैं कि उठिए। 3 करोड़ पंजाबियों को चैलेंज है कि हर जगह रेलों को जाम करना है। ट्रेनें जाम वहां करनी है जहां प्लेटफॉर्म और रेल का फाटक हो। हमारे देश में 50% लोग खेती किसानी से जुड़े हैं। आवाज को दबाया नहीं जा सकता। संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक के संयोजक हमारे किसान जगजीत सिंह खनौरी बॉर्डर पर आमरण अनशन पर बैठे हैं। उनकी बिगड़ती सेहत सबके सामने है। उनकी मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। तो दोस्तों, ये बयान दिया गया है किसान नेता द्वारा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका, रमेश पहलवान पत्नी सहित आम आदमी पार्टी में शामिल। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर बड़ा झटका लगा। बीजेपी नेता रमेश पहलवान और उनकी पत्नी कुसुमलता रमेश रविवार को आम आदमी पार्टी में शामिल हो गई। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं। कुसुमलता कस्तूरबा नगर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा से निगम पार्षद रही हैं। आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों से आम आदमी पार्टी का कुनबा लगातार बढ़ा है और एक के बाद एक बीजेपी नेता केजरीवाल की टीम में शामिल हो रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। प्रधानमंत्री पद की गरिमा को पीएम मोदी के भाषण पर टिप्पणी कर बोले कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री पद की गरिमा को गिराया है। तिवारी ने डॉक्टर BR अम्बेडकर के उस बयान का हवाला देते हुए उन्होंने कहा था कि जवाहरलाल नेहरू भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। उन्होंने कहा कि कल पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री पद की गरिमा को गिराया। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने खुद कहा था कि अगर जवाहरलाल नेहरू नहीं होते तो संविधान नहीं बनता। ये देश का दुर्भाग्य है कि आपके नेतृत्व में संविधान की गरिमा को तार तार किया गया है। पीएम मोदी ने संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के गरिमा को गिराया है। शनिवार को पीएम मोदी ने कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए उस पर संविधान का अनादर करने का आरोप लगाया और भारत के उज्जवल भविष्य के लिए 11 प्रतिज्ञाएं पेश की, जिसमें कहा गया कि सरकार और लोगों को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और देश की राजनीति परिवारवाद से मुक्त होनी चाहिए। संविधान के 75 साल पूरे होने पर लोकसभा में 2 दिवसीय चर्चा का जवाब देते हुए पीएम मोदी ने नेहरू गांधी परिवार का बार बार जिक्र किया और इसके नेताओं की हर पीढ़ी पर संविधान का अनादर करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने लगातार संविधान का अनादर किया है। इसने इसके महत्व को कम करने का प्रयास किया है। कांग्रेस का इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है। उन्होंने कांग्रेस के गरीबी हटाओ नारे को लेकर उस पर सबसे बड़ा जुमला कटाक्ष किया और कहा कि उनकी सरकार का मिशन गरीबों को उनकी कठिनाइयों से मुक्त करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर हम अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन करते हैं तो हमें विकास करने से कोई नहीं रोक सकता। आपातकाल के लिए कांग्रेस की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि देश को जेल में बदल दिया गया है, नागरिकों के अधिकार छीन लिए गए हैं और प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया गया है। कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि 1947 से 1952 तक भारत में कोई निर्वाचित सरकार नहीं थी, बल्कि एक अस्थायी चयनित सरकार थी जिसमें कोई चुनाव नहीं होता था। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि 1952 से पहले राज्यसभा का गठन नहीं हुआ था और राज्य स्तर पर चुनाव नहीं होते थे, यानी लोगों का कोई जनादेश नहीं था। संविधान के 75 साल पूरा होने पर 2 दिवसीय बहस शुक्रवार को लोकसभा में शुरू हुई। तो दोस्तों, यहाँ पर वन नेशन
सेक्शन 1 इलेक्शन को लेकर जबरदस्त बहस लोकसभा में छिड़ी हुई है और इसी के साथ अब यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा नेहरू को घेरने के बाद कांग्रेस पार्टी और विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी पर हमलावर है और लगातार इस बात को कह रहा है विपक्ष की आखिरकार आप नेहरू पर क्यों चले जाते हैं। आज जिस प्रकार से बेरोजगारी है, महंगाई है और आज की जो समस्याएं हैं, जो सांप्रदायिक तनाव राज्य बढ़ रहा है, बेरोजगारी की समस्या है, इन सारे मुद्दों पर आप कब बोलेंगे? कब तक आप मणिपुर पर चुप्पी साधे रहेंगे, किसान आंदोलन पर चुप्पी साधे रहेंगे और जो राष्ट्रीय हित के जो बड़े मुद्दे हैं उन पर आप कब तक चुप्पी साधे रहेंगे और कब संसद में इन बड़े मुद्दों पर बातचीत होगी? हालांकि विपक्ष अडानी को लेकर भी लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हमलावर है और अडानी को बचाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ऐसा आरोप विपक्ष लगातार भारतीय जनता पार्टी पर लगा रही है। और इसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी सोरोस का मुद्दा उठाकर सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी को घेरने का प्रयास कर रही है। तो दोस्तों, सदन में जबरदस्त बवाल चल रहा है, पल पल की रिपोर्ट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।